हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं प्रीत कुमार स्टूडेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो गाइस, जैसा कि हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी टेट, क्योंकि मैंने रात भी आपको एक नोटिस भी दिया था, ठीक है, छोटी सी वीडियो बनाई थी। उसमें गाइस हम यूपी टेट की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण, जो कि आपको भी पता है प्राइमरी में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही मार्क्स के आते हैं। तो गाइस पर्यावरण की क्लासेस हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मात्र कोशिश करेंगे कि हम उसे 20 से 25 दिन में पर्यावरण का सिलेबस जो है कंप्लीट कराने की। ठीक है गाइज, तो भाई ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 1 पर्यावरण। ठीक है गाइज, टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग से। पर्यावरण से तात्पर्य उस भौतिक व जैविक संकल्पना से है जो हमारे चारों तरफ विस्तारित है। अर्थात पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि व आवरण। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है गाइज, चारों तरफ का आवरण, अर्थात वह आवरण जो हमें जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को चारों तरफ से घेरे हुए है, क्या कहलाता है गाइज, वो पर्यावरण कहलाता है। तो यहाँ से जो टॉपिक बन के आए, परि व आवरण दो शब्द होते हैं। जो चारों तरफ का आवरण अर्थात वह आवरण जो हमें जीव जंतुओं व वनस्पतियों को चारों तरफ से घेरे हुए है, क्या कहलाता है गाइज, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भी पर्यावरण के प्रकार। अब पर्यावरण के प्रकार क्या होते हैं, पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, भौतिक और जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण में क्या आते हैं गाइस, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। और जबकि जैविक पर्यावरण में क्या आता है, वनस्पति समुदाय और जंतु समुदाय। ठीक है गाइस, तो ये जो होते हैं पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं भाई, दो प्रकार होते हैं, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है पर्यावरण के कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब उसके संघटक। क्या होते हैं पर्यावरण के संघटक, ये भी 3 संघटक होते हैं। नंबर 1 भौतिक संघटक, नंबर 2 जैविक संघटक और नंबर 3 है गाइस ऊर्जा संघटक। कितने संघटक होते हैं दोस्तों, ये 3 संघटक होते हैं, भौतिक संघटक, जैविक संघटक और नंबर 3 होता है ऊर्जा संघटक। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भाई पर्यावरण संबंधी उपागम। कुछ इनके उपागम भी होते हैं भाई पर्यावरण संबंधी, बिल्कुल ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप इन्हें एक बार क्लास लोगे पढ़ोगे ना तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अब सबसे पहले पर्यावरण संबंधी उपागम, ठीक है गाइस, होते थे। नंबर 1 आता है नियतावादी अवधारणा। अब ये नियतावादी जो अवधारणा, इसके प्रतिपादक कौन है गाइस, इसके प्रतिपादक है हुम्बोल्ट एवं रिटर। कौन है इसके प्रतिपादक भाई, हुम्बोल्ट एवं रिटर इसके प्रतिपादक है। यह मानव जीवन प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर है, यानी कि किस पर नियतिवादी अवधारणा किस पर निर्भर करती है, मानव जीवन प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर करती है। और इसमें जो मान्यता की बात चल रही है, ये प्रकृति को मानव का उसकी गतिविधियों का नियंत्रक माना गया है, क्योंकि मानव के अनुसार ही तो प्रकृति है। तो प्रकृति को मानव का क्या कहा गया, उसकी गतिविधियों का नियंत्रक माना गया है और इसको निश्चयवाद की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है गाइस, अगर क्वेश्चन बन जाए कि पर्यावरण के निश्चयवाद किस अवधारणा को कहा जाता है, तो वो कौन सी अवधारणा होगी गाइस, वो नियतिवादी अवधारणा होगी। क्लियर गाइस, नेक्स्ट चलते हैं भैया आपकी संभववादी अवधारणा। नंबर 2 प्रतिपादक है इसके लाप्लास, बूंज एवं डिमांजिया। कौन कौन इसके प्रतिपादक है गाइस, लाप्लास, बूंज एवं डिमांजिया, जो कि संभववादी अवधारणा के प्रतिपादक है। और इसके लिए मान्यता क्या रखी गई है, मानव पर्यावरण का एक सक्रिय घटक है जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। यानी कि मानव जो है पर्यावरण का एक सक्रिय घटक होने के साथ साथ जिसने किस पर विजय प्राप्त कर लिया गाइस, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। और मानव प्रकृति को परिवर्तित कर सकता है। जो मानव होते हैं वो प्रकृति को क्या करते हैं गाइस, वो परिवर्तित कर सकता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है नंबर 3 नवनियतिवादी अवधारणा। इसके प्रतिपादक कौन है गाइस, ग्रिफिथ टेलर व OH के स्पेट। यानी कि इसके जो प्रतिपादक है नवनियतिवादी अवधारणा के ग्रिफिथ टेलर व OH के स्पेट। और रुको और जाओ पर यह आधारित होती है। सतत विकास की अवधारणा इसी से संबंधित है। जो सतत विकास की अवधारणा वो किससे संबंधित है, नवनियतिवादी अवधारणा से। क्लियर गाइस, नेक्स्ट आता है भाई परिस्थितिकी एवं परिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा। परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था गाइस, वो किया था अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। यानी कि जो हमारा पारिस्थितिक एवं परिस्थितिकी जो शब्द तंत्र की अवधारणा है, यानी कि परिस्थितिक जो शब्द था, इकोलॉजी से हम बोलते हैं, उस सर्वप्रथम जो उसका प्रयोग किया था वो किसने किया था, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। और परिस्थिति गाइस इकोलॉजी जिसे हम कह देते हैं, जो कि ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन से शब्दों से मिलकर बना है,
ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। बात कर लेते हैं आइकोस। आइकोस मतलब हाउस, हाउस मतलब घर। लोगोस, लोगोस मतलब स्टडी, स्टडी मतलब होता है अध्ययन करना। तो गाइज ये इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेगा, अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया है। और ये जो है कौन से शब्दों से मिलकर बना है? ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। आइकोस मतलब हाउस, इसका मतलब होता है घर, और लोगोस मतलब स्टडी करना, किसी के बारे में अध्ययन करना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट चलते हैं भाई हम। ये पर्यावरण व जीव समुदाय के मध्य पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो पर्यावरण व जीव समुदाय हैं उनके मध्य जो संबंध होते हैं, ठीक है गाइज, संबंधों का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी कारकों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है, जो कि वनस्पति जंतु समुदाय के संबंधों का निर्धारण करती है। जो कि क्या करती है? जो कि गाइस वनस्पति जंतु समुदाय के संबंधों का निर्धारण करती है। अब वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं हम जान लेते हैं। नंबर 1 जलवायु कारक, नंबर 2 स्थलावर्ती कारक पृथ्वी व सतह के बीच, मृदीय कारक मृदा की संरचना व विशेषता, और जैवीय कारक गाइस पौधे जीव जंतु, और जलवायु कारक जो होता है वो जल के लिए, समुद्रों के लिए, जो जल होता है हमारे पास उसके लिए होता है। ठीक है गाइस। नंबर 4 इसमें आता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या होता है गाइस? मानव प्रकृति को एक सीमा तक ही परिवर्तित कर सकता है। यानी कि जो मानव होते हैं वो प्रकृति को क्या कर सकते हैं गाइस? एक सीमा तक ही परिवर्तित कर सकता है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आता है नंबर 5 आता है मानकीय दृष्टिकोण। अब ये मानकीय दृष्टिकोण क्या है गाइस? इसमें मानव एवं प्रकृति के संबंधों को सर्वोत्तम आदर्श स्थिति के रूप में बताया गया है। यानी कि जो मानव एवं प्रकृति के जो संबंध है ना वो सर्वोत्तम है और आदर्श की स्थिति में है, यानी कि सर्वोत्तम माने गए हैं, इसलिए वो बताया गया है। अब गाइस थोड़े से स्मरणीय तथ्य हैं, ठीक है गाइस, जहाँ से इसकी सवाल बन जाता है। स्थायी विकास, इसमें आता है सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थायी विकास। स्थायी विकास का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था गाइस वो क्या था? ब्रटलैंड रिपोर्ट ने। किसने किया था इसका प्रतिपादन? ब्रटलैंड रिपोर्ट में। स्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग IUCN द्वारा अपनी विश्व संरक्षण रिपोर्ट में किया गया, क्योंकि IUCN एक संस्था है। ठीक है गाइस, इसकी जो बातें जितनी भी फुल फॉर्म होंगी IUCN WCD इनके बारे में हम लास्ट में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो IUCN द्वारा अपनी विश्व संरक्षण रिपोर्ट में किया गया। इस शब्द की परिभाषा व कार्यपद्धति का वर्णन WCED द्वारा और अपने कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में किया गया है। इस शब्द की परिभाषा व कार्यपद्धति का वर्णन कहाँ पर किया गया है गाइस? WCED द्वारा और अपने आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में किया गया है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आता है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि होते हैं हमारे पास। ये क्या कहा गया है? लाल व नीला रंग सूर्य के प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। जो लाल व नीला रंग होता है वो सूर्य के जो प्रकाश से जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या करता है गाइस? सहायता करता है। नंबर 2 बीजांकुरण में लाल प्रकाश का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब किसी पौधे का जो बीजांकुरण होता है, ठीक है, जब वो पौधा बनने के लिए उगता है बीज में से, तो सबसे ज़्यादा जो अधिक प्रभाव डालता है उस पर कैसा प्रभाव डालता है गाइस? वो लाल प्रकाश प्रभाव डालता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। प्रकाश के द्वारा विटामिन ए तथा कैरोटीन्स का निर्माण होता है। जो प्रकाश होता है उसके द्वारा हमें क्या मिलता है? विटामिन ए तथा कैरोटीन्स का निर्माण होता है। और पौधों में वृद्धि करने वाले हार्मोन ऑक्सिन, ध्यान रखना गाइस, पौधों में वृद्धि करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? ऑक्सिन के उत्पादन को प्रकाश रोकता है, जिससे पौधों की लंबाई, आवृत्ति आदि में परिवर्तन होता है। क्या होता है? जिससे पौधों की लंबाई में और आवृत्ति आदि में परिवर्तन हो जाता है। अब इसके लिए भी स्मरणीय तथ्य हैं। सूर्य का जो प्रकाश पत्ती पर पड़ता है वो इस प्रकार पड़ता है, उसका 83% पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, 12% पत्ती द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, और गाइस 5% पत्ती द्वारा परागत ट्रांसमिटेड कर दिया जाता है। क्लियर गाइस। जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पत्ती पर इस प्रकार पड़ता है। ठीक है, 83% जो पत्ती होती है वो अवशोषित कर लेती है, 12% पत्ती द्वारा परावर्तित कर लिया जाता है और 5% पत्ती द्वारा पारगत कर लिया जाता है। क्लियर गाइस। नेक्स्ट चलते हैं भी। पत्ती द्वारा अवशोषित होने वाले 83% भाग का केवल 4% भाग ही पर्णहरिम द्वारा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जो 83% वो भाग होता है उसका मात्र 4% भाग ही पर्णहरिम द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है भी आपका आहार श्रृंखला तथा आहार नाल। क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के
जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह निर्भरता जब क्रमिक रूप में आगे बढ़ती है तो उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। फिर से समझिए, यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और यही निर्भरता जब क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण के लिए पौधे अपने भोजन के लिए सौर प्रकाश व अन्य पोषक तत्वों पर निर्भर हैं, जबकि शाकाहारी अपने भोजन के लिए इन पौधों पर निर्भर हैं और इसी तरह मांसाहारी इन शाकाहारियों पर आश्रित होते हैं। क्लियर गाइज। खाद्य श्रृंखला मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 चार खाद्य श्रृंखला, चराई खाद्य श्रृंखला, ठीक है गाइज। और नंबर 2 है अपरद खाद्य श्रृंखला। अब क्या होती है भाई, सबसे पहले हम जानते हैं चराई खाद्य श्रृंखला एक सीधी, सपाट तथा निश्चित खाद्य श्रृंखला होती है जो उत्पादक से शुरू होकर अंतिम उपभोक्ता तक जाती है। जैसे कि गधा, घास, घास को कौन चरता है, गधा, और गधे को कौन चरता है गाइज, शेर। तो इसी तरह जलीय पारिस्थितिक तंत्र में यह खाद्य श्रृंखला कुछ इसी तरह की होती है जिसे हम कहते हैं चराई खाद्य श्रृंखला। दूसरी होती है अपरद खाद्य श्रृंखला, ठीक है गाइज। जैसे ये कह सकते हैं पादप प्लवक को जंतु प्लवक, जंतु प्लवक को छोटी मछली और छोटी मछली को बड़ी मछली। अब अपरद खाद्य श्रृंखला पौधों व जंतुओं के मृत कार्बनिक पदार्थ से सूक्ष्म अपघटों द्वारा प्रारंभ होकर अन्य पक्षीय जीवों तक जाती है। जैसे अपरद, अपरद को केंचुआ, केंचुए को कौन, मुर्गी, मुर्गी को कौन खाता है, बाज, ठीक है। ये इस तरीके से खाद्य श्रृंखलाएं चलती हैं। जैसे कि नेक्स्ट आता है इसमें हमारा विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं और कई बार ये एक दूसरे का अतिव्याप्त ओवरलैपिड भी हो जाती हैं। जैसे किसी एक खाद्य श्रृंखला का कोई शाकाहारी जीव दूसरी खाद्य श्रृंखला के मांसाहारियों का भोजन हो सकता है। तो खाद्य श्रृंखला की इसी तरह से जुड़ी जटिल संरचना को ही खाद्य जाल, फूड वेब कहते हैं। वस्तुतः खाद्य जाल ही किसी पारिस्थितिक तंत्र का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करता है। क्लियर गाइस। अब हम देख लेते हैं चित्र क्या है। खाद्य जाल जीवों को जीने का अधिक अवसर उपलब्ध कराता है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में यदि कोई जीव किसी कारणवश हट जाता है तो पूरी खाद्य श्रृंखला दुष्प्रभावित हो जाएगी। जबकि खाद्य जाल में ऐसा होने पर जीवों द्वारा अन्य विकल्पों पर अपनी निर्भरता आरोपित की जा सकती है और वे अपनी निरंतरता बरकरार रखते हैं। जैसे कि गाइस ये देखिए, दलदली घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डे को कौन खा लेता है, छछूंदर। नेक्स्ट पौधा, पौधे को कौन खाता है, झिंगुर, और झिंगुर को छछूंदर भी खा सकता है और मेंढक भी खा सकता है। अब इस मेंढक को कौन खाता है, सांप, और छछूंदर को भी कौन खा सकता है, सांप। अब जो बाज होता है वो छछूंदर को भी खा सकता है और सांप को भी खा सकता है। तो ये इस तरीके से शाकाहारी और मांसाहारी श्रृंखला होती हैं जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस आपका खाद्य जाल जितना जटिल और वैविध्यपूर्ण होगा, पारिस्थितिक तंत्र उतना ही स्थायी और संतुलित होगा। यानी कि जितना भी वैविध्यपूर्ण और पारिस्थितिक तंत्र जटिल होगा खाद्य जाल, उतना ही क्या होगा, हमारा स्थायी संतुलन होगा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आता है भाई पारिस्थितिकीय पिरामिड। ठीक है गाइस। ये क्या कहता है, किसी खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषण स्तर के जैविक समुदाय के बीच उनकी संख्या, जैव भार, उत्पादकता तथा ऊर्जा के आधार पर किया गया चित्रित प्रदर्शन जो सामान्यतः एक सीधे या उल्टे पिरामिड की तरह होता है, पारिस्थितिकीय पिरामिड कहलाता है। अब इसमें क्या होता है पिरामिड में, हम जान लेते हैं भी। एक पारितंत्र में उत्पादक स्तर पर हरे पौधे सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए इन्हें प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा पोषण स्तर उन शाकाहारियों का होता है जो इन पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी तरह तीसरे पोषण स्तर में इन शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारियों को रखा जाता है। आगे यही क्रम जारी रहता है। जैविक समुदाय ऊर्जा की प्राप्ति इस क्रम में करते हैं और पारितंत्र के आधार पर शीर्ष तथा ऊर्जा प्रवाह का यही क्रम होता। जैसे कि क्या होता है, अभी पहले स्तर में उसने कहा कि जो पौधे होते हैं वो हरे पौधे सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे कि उन्हें क्या कहा जाता है, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा गया। दूसरे में क्या हुआ है, जो पोषण स्तर पर उन शाकाहारियों का होता है जो उन पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और तीसरे पोषण स्तर में क्या होता है, जो शाकाहारी होते हैं उनसे मांसाहारी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है भाई पारिस्थितिकी पिरामिड के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, संख्या पिरामिड, जैव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। तो संख्या पिरामिड क्या होता है, नंबर पिरामिड हम इसे जान लेते हैं गाइस। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से संबंधित अलग अलग प्रजातियों की कुल संख्या को क्रम अनुसार दर्शाने पर हमें संख्या
पिरामिड प्राप्त होता है। कुछ अपवादों को यदि छोड़ दे तो यह सीधा ही होता है। जैसे कि यह क्या होता है, देखिए गाइस, घास पारिस्थितिक तंत्र हम देख लेते हैं और वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पे। घास पर क्या है, उत्पादक। फिर टिड्डे घास को खाएंगे, ये क्या हो गया, प्रथम उपभोक्ता। फिर टिड्डों को मेंढक खा लेते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, और मेंढक को सांप खा लेता है, तृतीय उपभोक्ता। तो इस तरीके से उपभोक्ता। अब मांसाहारी की बात कर लेते हैं। वृक्ष उत्पादक है। वृक्ष का से भोजन किसे प्राप्त होता है, शाकाहारी को, जो कि प्रथम उपभोक्ता है। और शाकाहारी से किससे प्राप्त होता है, मांसाहारी को, जो कि क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है गाइस, ये वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र है और ये घास का पारिस्थितिक तंत्र है। हम पिरामिड पढ़ रहे थे 3 प्रकार के। ठीक है गाइस, नंबर 2 पे आते हैं अभी हम। ये यहाँ पे डॉट। घास पारितंत्र से संख्या पिरामिड सीधा होता है, क्योंकि पोषण स्तर के सबसे निचले क्रम पर घास की बहुलता होती है और उन पर निर्भर शाकाहारियों और इन शाकाहारियों पर निर्भर मांसाहारियों की संख्या क्रम से कम होती चली जाती है। इस तरह प्रत्येक अगले पोषण स्तर पर जीवों की संख्या घटती है। उल्टा होने का मुख्यतः यही कारण है। इसके विपरीत वृक्ष बाहुल्य पारिस्थितिक तंत्र तथा अपरद पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या पिरामिड का प्रदर्शन उल्टा हो जाता है, क्योंकि उत्पादक स्तर पर वृक्षों की संख्या कम होने के बावजूद अपने आवास और भोजन के लिए उन पर निर्भर पशु पक्षियों की संख्या अत्यधिक होती है। इसी तरह अपरद खाद्य श्रृंखला में हजारों अपघटक किसी एक मृत पौधे या पशु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या तो वो क्या करते हैं, किसी एक मृत पौधे हों या फिर पशु से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस, किसी भी पारितंत्र के पोषण स्तर की संरचना का वास्तविक चित्रण करने में संख्या पिरामिड उतना कारगर नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक समुदाय के जीवों की संख्या को गिनना अभी संभव नहीं हो पाया है। इसलिए इन कमियों को दूर करने के लिए जैव पिरामिड बनाया जाता है। तो गाइस, जितने जीव हैं वही उन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, तो इसीलिए इनके लिए क्या बनाया गया है, जैव पिरामिड बनाया गया है। नंबर 2 पर आता है जैव पिरामिड। अब ये क्या कहता है जैव पिरामिड, किसी जीवित प्राणी के उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का कुल शुष्क भार, ड्राई वेट, उसका जैव भार बायोमास कहलाता है। यानी कि जो भी जीवित प्राणी है में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों का कुल शुष्क भार होगा, उसका क्या कहलाएगा गाइस, उसका जैव भार बायोमास कहलाता है। स्पष्ट है कि जैव भार पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों के कुल शुष्क भार का क्रम अनुसार प्रदर्शन है, और संख्या पिरामिड की तरह इसका भी प्रदर्शन सीधा या उल्टा हो सकता है। इसे नीचे प्रदर्शित रेखा चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं। क्लियर गाइस, अब ये देखिए, सीधा व उल्टा जैव पिरामिड। यहाँ पर क्या होता है, तृतीय। सबसे पहले हम समझते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ये क्या कहता है, अभी उत्पादक है घास, झाड़ियाँ, पौधे। ठीक है, 10,000 किलो। इनसे ऊपर बना प्रथम उपभोक्ता पे क्या गाइस, गाय, हिरण, खरगोश इन्हें खा लेते हैं। द्वितीय उपभोक्ता में लोमड़ी इन्हें खा लेती हैं। तृतीय उपभोक्ता में शेर लोमड़ी को या इन सबको खा लेता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 10,000 किलो घास, झाड़ियाँ, पौधे। गाय, हिरण की मात्रा 1,000 किलो, फिर लोमड़ी है 100 किलो, और शेर कितना बचा, 10 किलो। तो ये क्या होती है, इनकी मात्रा धीरे धीरे घटती चली जाती है। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पर देखिए, पादप प्लवक है 4 ग्राम प्रति वर्ग मीटर। गहरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात चल रही है। जंतु प्लवक 6 ग्राम प्रति वर्ग मीटर। छोटी मछली 8 ग्राम प्रति वर्ग मीटर, और बड़ी मछली 12 ग्राम प्रति वर्ग मीटर। यानी कि ये भी जितना हम ऊपर को चलते रहेंगे तो ये पिरामिड में क्या होती चली जाएगी, संख्या कम होती चली जाएगी। क्लियर गाइस। नंबर 3 आता है ऊर्जा पिरामिड, जो कि हम आज यहाँ तक ही करेंगे बस। ऊर्जा पिरामिड क्या कहता है, यह एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो हमेशा सीधा ही होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है, और प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का कुछ न कुछ क्षय अवश्य होता है। किसी पारितंत्र के पोषण स्तरों के बीच क्रियात्मक संबंधों के निरूपण में जहां अन्य 2 पिरामिड संख्या और जैव भार उतने कारगर नहीं हैं, वहीं ऊर्जा पिरामिड इसका सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन है। यानी कि वहीं पर जो ऊर्जा पिरामिड है वो इसका क्या है गाइस, इसका सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन है। क्लियर गाइस। नंबर 3, जैव संचयन में संग्रहित प्रदूषकों का स्थानांतरण जब अगले पोषण स्तरों के जीवों में होता है तो इन प्रदूषकों की मात्रा एवं सांद्रता में क्रम से वृद्धि होती जाती है। इसे ही जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च पोषण स्तर के जीवधारियों में इन प्रदूषकों की सांद्रता सर्वाधिक होगी। क्लियर गाइस। जैव आवर्धन क्या कहता है, जैव आवर्धन तभी होगा जब प्रदूषक वसा में घुलनशील
और जैविक रूप से सक्रिय हो। यही कारण है कि प्रदूषकों की माप के लिए उन ऊतकों को चुना जाता है जिनमें वसा जमा होती है। यदि प्रदूषक जैविक रूप से सक्रिय नहीं है तो यह चिंतनीय नहीं है। नेक्स्ट आता है क्या, जैव आवर्धन के लिए प्रदूषकों का न केवल लंबे समय तक बने रहना आवश्यक है बल्कि उनका स्थानांतरण होना भी आवश्यक है। यानी कि उनका स्थान का जो स्थानांतरणशील मतलब स्थान बदलता रहना भी आवश्यक है। जैव आवर्धनों के उदाहरण के रूप में डीडीटी डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइलोरेथेन को लिया जा सकता है, जिसका प्रयोग फिलहाल मच्छरों को मारने के में किया जाता है। यह कुछ शिकारी पक्षियों बर्ड्स ऑफ प्रे को लिए हानिकारक होता है क्योंकि डीडीटी उनके अंडों की दीवारों सेल्स को पतला बना देता है जो परिपक्व होने से पहले ही टूट जाती है और इस तरह उनकी संख्या में गिरावट होती है। नेक्स्ट आता है पारिस्थितिक दक्षता। ये क्या कहती है गाइस? पारिस्थितिक दक्षता इकोलॉजी एफिशिएंसी किसी पारितंत्र में ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण जिस कुशलता के साथ होता है उसे हम पारिस्थितिक दक्षता कहते हैं। अतः पारिस्थितिक दक्षता का पारितंत्रीय जटिलता और स्थायित्व से सीधा संबंध होता है। सामान्यतः प्रत्येक स्तर में यह 10% होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, फिर से समझ लो। किसी पारितंत्र ऊर्जा का एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जो स्थानांतरण जिस कुशलता के साथ होता है उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक दक्षता कहते हैं। क्लियर गाइस? तो गाइस बाकी जो इसमें पारिस्थितिकी अनुक्रम है इसके बारे में हम कल जानेंगे। आज के लिए दोस्तों ये वीडियो इतना ही काफ़ी है। ठीक है गाइस, तो आज जहाँ तक ये हमने कराया इसे हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो हम बाकी कल पढ़ेंगे।